रुक, अंदर आने की सोचना भी मत। ये गवर्नर का गेट है, कोई खैरात लगी है? जा नाले का पानी पी। उन्हें मेरी हालत दिखती है, लेकिन मेरी आंखों में एक छिपा तूफान नहीं, और बदले में मिलता क्या है? बस कचरा। बेस्तार क्या हार। जो भी हार लौटाएगा उसे 100 करोड़ का इनाम मिलेगा। रख ले इसे मुस्कान, तू इस महल की मालकिन सकती है। उनका घमंड मिट्टी में मिला दे। भूख मिट जाएगी, पर अगर नियत मैली हो गई, मैं कूड़ा नहीं हूँ, वो हूँ जो आज किस्मत बदल सकती है। रुक जा भिखारी। जाओ अपने गवर्नर से कहो, उनकी इज्जत मिट्टी में पड़ी मिली थी, और एक कचरा बीनने वाली उसे लौटाने आई है। ताकत इसमें नहीं कि आपके पास क्या है, ताकत इसमें है कि आप क्या छोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र की एक विशाल और कोलाहल से भरे महानगर की सड़कों पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो शहर दो अलग अलग चेहरों के साथ जागता है। एक चेहरा उन गगनचुंबी इमारतों का है जिनकी कांच की दीवारें सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती हैं, और दूसरा चेहरा उन तंग, अंधेरी और बदबूदार गलियों का है जो इन इमारतों की ऊंची परछाइयों के नीचे दबी हुई हैं। इन्हीं तंग गलियों के एक धूल भरे कोने में फटे हुए पुराने तिरपाल के नीचे मुस्कान की दुनिया बसी है। मुस्कान एक ऐसा नाम जो उसके जीवन की कड़वी और पथरीली हकीकत से कोसों दूर है। वो एक अनाथ लड़की है जिसका न कोई अतीत है और न ही भविष्य की कोई ठोस बुनियाद। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक फटी हुई जूट की बोरी है जो उसके कंधों पर हमेशा लटकी रहती है, और शरीर पर कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनका असली रंग वर्षों पहले धूल और गर्द में कहीं खो चुका है। मुस्कान की सुबह अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि पेट के अंदर उठने वाली उस असहनीय भूख की मरोड़ से होती है जो उसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देती है। जब शहर के रईस लोग अपने वातानुकूलित कमरों में मखमली गद्दों पर गहरी नींद का आनंद ले रहे होते हैं, तब मुस्कान नंगे पैर तपती सड़कों और कीचड़ भरी गलियों में निकल पड़ती है। उसके लिए सड़क पर पड़ा हर प्लास्टिक का टुकड़ा, लोहे की कोई जंग लगी कील या कांच की खाली बोतल एक अनमोल खजाना है। वो घंटों तक शहर के कचरे के बड़े बड़े ढेरों को खंगालती है, जहां सड़ा हुआ खाना, आवारा कुत्ते और भिनभिनाती मक्खियां उसका स्वागत करती हैं। उसकी पूरी दिनचर्या का केवल एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, 2 वक्त की सूखी रोटी। कभी कभी जब उसकी किस्मत मेहरबान होती है और कबाड़ के बदले उसे 10 या 20 रुपए मिल जाते हैं, तो वो बड़े चाव से एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक जुटा पाती है, लेकिन अक्सर उसे केवल पानी पीकर ही फुटपाथ के किनारे सो जाना पड़ता है। उसके चेहरे पर जमी गर्द और उलझे हुए बाल उसकी कठिन जीवन यात्रा की गवाही देते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक हमेशा बनी रहती है, एक ऐसी चमक जो कभी हार न मानने वाले मानवीय हौसले की पहचान है। इस अभावग्रस्त दुनिया से मीलों दूर शहर के सबसे महंगे और वीआईपी इलाके में राज प्रताप पैलेस अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। यहाँ का दृश्य किसी सपने जैसा है। यहाँ गवर्नर राज प्रताप सिंह का शासन चलता है। राज प्रताप सिंह केवल एक राजनेता या रसूखदार व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जिनके लिए सत्ता, अहंकार और पैसा जीवन का एकमात्र सत्य है। उनका मानना है कि दुनिया की हर चीज, हर इंसान और हर भावना को दौलत के तराजू पर तौला जा सकता है। उनके लिए गरीब लोग समाज का हिस्सा नहीं, बल्कि शहर की खूबसूरती में लगे एक बदनुमा धब्बे की तरह हैं, जिन्हें वो अपनी नजरों के सामने देखना भी पसंद नहीं करते। राज प्रताप की एक इकलौती संतान है, उनकी बेटी नंदिनी। नंदिनी बला की खूबसूरत है, लेकिन वो खूबसूरती उसके गहरे अहंकार और घमंड की परतों के नीचे दबी हुई है। वो एक ऐसी दुनिया में पली बढ़ी है जहाँ हर इच्छा पूरी होने के लिए ही जन्म लेती है, और अभाव शब्द का उसके शब्दकोश में कोई स्थान नहीं है। नंदिनी का जन्मदिन करीब आ रहा है और राज प्रताप इस अवसर को अपनी ताकत, रईसी और वैश्विक रुतबे के प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरा भारत और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय जगत भी उनकी रईसी का लोहा माने। इसी सनक और अहंकार की तुष्टि के लिए उन्होंने हांगकांग की विश्व प्रसिद्ध और सबसे महंगी ज्वेलरी कंपनी चाओ ताई फूक से संपर्क साधा। उनका लक्ष्य था दुनिया का सबसे दुर्लभ, सबसे महंगा और सबसे प्रतिष्ठित हीरा पिंक स्टार।
ये हीरा महज एक पत्थर का टुकड़ा या साधारण आभूषण नहीं था, बल्कि ये कुदरत की एक नायाब कलाकृति थी। 59.60 कैरेट का ये गुलाबी हीरा अपनी बेदाग शुद्धता और अलौकिक चमक के लिए पूरी दुनिया में विख्यात था। साल 2017 में इसकी नीलामी रिकॉर्ड $71 मिलियन में हुई थी, लेकिन 2026 के इस आधुनिक दौर में इसकी बढ़ती मांग और दुर्लभता के कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत आसमान छू रही थी। भारतीय मुद्रा में इसकी अनुमानित कीमत 11,786 करोड़ रुपए आकी गई थी। राज प्रताप ने अपनी आधी से ज्यादा निजी दौलत और संसाधन दाव पर लगा दिए ताकि वो अपनी बेटी के गले में वो हार सजा सकें जिसे पहनने का सपना दुनिया की सबसे बड़ी रानी महारानियां भी नहीं देख सकती थीं। जब पिंक स्टार हीरा विशेष चार्टर्ड प्लेन से भारत की धरती पर उतरा तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम किसी राष्ट्र प्रमुख की सुरक्षा से भी अधिक सख्त थे। चारों ओर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला, दर्जनों कमांडो और अत्याधुनिक लेजर तकनीक के बीच उस छोटे से मखमली बॉक्स को गवर्नर के बंगले तक पहुंचाया गया। जब राज प्रताप ने पहली बार उस हीरे को अपने हाथों में लिया तो उनकी आंखों में एक क्रूर जीत की चमक थी। उन्हें हीरे की सुंदरता से ज्यादा इस बात का गर्व था कि अब वो सभी बड़े उद्योगपतियों और नेताओं को नीचा दिखा सकेंगे जो खुद को उनसे ज्यादा अमीर समझते थे। बंगले के अंदर उत्सव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही थी। देश के सबसे बड़े राजनेताओं, फिल्मी सितारों, विदेशी राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनलों को निमंत्रण भेजे गए। बंगले के हर कोने को दुनिया के सबसे महंगे ताजे फूलों, क्रिस्टल झूमरों और कीमती रोशनी से सजाया गया। राज प्रताप ने मीडिया को विशेष रूप से आमंत्रित किया ताकि वो पिंक स्टार के अनावरण के पल को पूरी दुनिया में लाइव दिखा सकें। उनका स्पष्ट संदेश था कि राज प्रताप सिंह जो चाहे हासिल कर सकते हैं। उसी दोपहर जब बंगले के अंदर हीरे के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा था, मुस्कान कबाड़ की तलाश में भटकते हुए अनजाने में उसी पौष इलाके में पहुंच गई। वो बहुत थक चुकी थी और दोपहर की झुलसा देने वाली धूप ने उसका गला सुखा दिया था। उसे उम्मीद थी कि इस अमीर इलाके के कचरे के बड़े डिब्बों में शायद कुछ प्लास्टिक की बोतलें मिल जाएं, जिन्हें बेचकर वो आज का भोजन जुटा सके। जैसे ही वो राज प्रताप पैलेस के विशाल स्वर्ण जड़ित गेट के पास पहुंची, वो इसकी भव्यता देखकर जड़ हो गई। उसने अपने पूरे जीवन में इतना विशाल और सुंदर घर कभी नहीं देखा था। वो मंत्र मुग्ध होकर उसे निहारने लगी। तभी अचानक बंगले का भारी ऑटोमेटिक गेट खुला और नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ने के लिए बाहर निकली। वो अपने जन्मदिन की खरीदारी के लिए शहर के सबसे महंगे मॉल जा रही थी। जैसे ही नंदिनी की नजर गेट के पास धूल से सनी खड़ी मुस्कान पर पड़ी, उसके चेहरे पर तीव्र घृणा और जुगुप्सा के भाव उभर आए। मुस्कान के फटे पुराने कपड़े, उसके शरीर से उठती पसीने और कचरे की दुर्गंध ने नंदिनी का मिजाज पूरी तरह खराब कर दिया। नंदिनी ने अपनी नाक पर कीमती रेशमी रुमाल रखते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, गार्ड्स, ये क्या घटिया मजाक है? इस गंदी और बदबूदार भिखारिनी को यहाँ खड़े होने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? देखो इसकी वजह से यहाँ की हवा कितनी प्रदूषित हो गई है। मुस्कान डर के मारे थर थर कांपने लगी और 2 कदम पीछे हट गई। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में याचना की, बाजी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है? बाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाजी कहने की? नंदिनी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। गार्ड्स, निकालो इस कचरे को यहाँ से। इसकी गंदी परछाई मुझ पर पड़ गई है। अब मुझे अंदर जाकर फिर से नहाना पड़ेगा। इन जैसे नीच और घटिया लोगों का हमारे घर के आसपास भटकना भी एक जुर्म होना चाहिए। गार्ड्स ने तुरंत आदेश का पालन किया और मुस्कान को बेरहमी से धक्के मारना शुरू कर दिया। एक गार्ड ने उसकी इकलौती संपत्ति, उसकी जूट की बोरी सड़क के बीच में फेंक दी और मुस्कान को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कंक्रीट की सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ी। उसके घुटने और हथेली से खून बहने लगा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के दिल में उसके लिए दया का एक कतरा भी नहीं था। नंदिनी अपनी कार में बैठकर तेज रफ्तार से निकल गई, जैसे कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेजान कूड़ा पड़ा हो। मुस्कान ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और धीरे धीरे उठकर अपनी बोरी उठाई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसे अपमान सहने की आदत तो बचपन से थी, लेकिन आज का ये तिरस्कार उसकी आत्मा को घायल कर गया था। उसने सोचा कि ईश्वर ने एक ही शहर में 2 ऐसी दुनिया क्यों बनाई है, जहाँ एक तरफ लोग हजारों करोड़ों के पत्थरों को गले में लटकाते हैं और दूसरी तरफ एक जीते जागते इंसान को 2 घूंट पानी मांगने पर धक्के और गालियां मिलती हैं।
वो लंगड़ाते हुए उस चमकते हुए इलाके से दूर जाने लगी। उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आलीशान महल से उसे आज एक कुत्ते की तरह दुत्कार कर बाहर निकाला गया है, उसी महल की प्रतिष्ठा और उस बेशकीमती पिंक स्टार हीरे का पूरा भविष्य बहुत जल्द उसी के इन्हीं धूल भरे और घायल हाथों में आने वाला था। गरीबी और अमीरी का ये संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जिसकी कल्पना राज प्रताप सिंह ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। मुस्कान भारी मन से आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे पता था कि आंसू बहाने से पेट की आग नहीं बुझती। उसे आज शाम की 2 रोटियों के लिए अभी बहुत सारा कचरा खंगालना बाकी था। वो अपमान के जहर को पी गई, क्योंकि भूख की जलन उस अपमान से कहीं ज्यादा जालिम और बेदर्द थी। शाम की धुंधलके में शहर की बत्तियां जगमगाने लगी थीं, लेकिन मुस्कान के लिए ये रोशनी केवल एक संकेत थी कि अब उसे सोने के लिए कोई सुरक्षित कोना ढूंढना होगा। राज प्रताप पैलेस के बाहर हुए उस अपमान के बाद उसका मन भारी था और घुटने की खरोंच अब टीस मार रही थी। वो लंगड़ाते हुए शहर के मुख्य नाले के पास वाले डंपिंग ग्राउंड की ओर बढ़ रही थी। वहां कचरे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो रईस शहर की गंदगी को अपने भीतर समेटे हुए थे। मुस्कान ने अपनी फटी हुई बोरी को कसकर पकड़ा और एक लंबी सांस ली। उसे नहीं पता था कि जिस वक्त वो कचरे में अपना वजूद तलाश रही है, उसी वक्त शहर के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले राज प्रताप पैलेस में नियति एक ऐसा खेल खेलने जा रही है जो इतिहास बदल देगा। बंगले के भीतर का नजारा किसी तिलिस्म से कम नहीं था। हर तरफ इत्र की खुशबू और महंगे वाइन की महक तैर रही थी। राज प्रताप सिंह अपनी जीत के नशे में चूर थे। उन्होंने उस बेशकीमती पिंक स्टार हीरे को एक छोटे से गहरे नीले मखमली बॉक्स में रखा था। सुरक्षा के नाम पर वहां लेजर सेंसर और बायोमेट्रिक लॉक वाले कांच के शोकेस लगाए गए थे। पार्टी शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। नौकर चाकर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। मेजों पर चांदी के बर्तन सजाए जा रहे थे और विदेशी रसोइये व्यंजनों को अंतिम रूप दे रहे थे। इसी आपाधापी और शोर शराबे के बीच मानवीय भूल का वो क्षण आया जिसे कोई नहीं देख सका। सफाई करने वाले दस्ते का एक कर्मचारी, जो शायद बहुत थका हुआ था या डरा हुआ, शोकेस के पास की सफाई कर रहा था। उसी वक्त नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरी। उसकी ऊंची आवाज और अचानक आए शोर से वो कर्मचारी हड़बड़ा गया। उसके हाथ से सफाई का भारी वैक्यूम क्लीनर फिसला और वो सीधे उस मेज से जा टकराया जहां वो बॉक्स रखा था। वो क्षण किसी फिल्म के स्लो मोशन दृश्य जैसा था। बॉक्स हवा में उछला और सीधे कूड़े के एक बड़े खुले बैग में जा गिरा, जिसे एक दूसरा कर्मचारी बाहर ले जाने के लिए उठा ही रहा था। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। वो कूड़े का बैग, जिसमें करोड़ों की संपत्ति एक मामूली छिलके की तरह दबी थी, बंगले के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। बाहर नगर निगम की गाड़ी तैयार खड़ी थी। वो कचरा, जिसमें राज प्रताप का घमंड और उनकी बेटी का सपना बंद था, सीधे उसी डंपिंग ग्राउंड की ओर रवाना हो गया जहां मुस्कान अपनी किस्मत आजमा रही थी। करीब 1 घंटे बाद पैलेस के भीतर हड़कंप मच गया। राज प्रताप जब अपने खास मेहमानों और मीडिया के सामने उस बॉक्स को उठाने पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। मेज खाली थी। पहले उन्हें लगा कि शायद सुरक्षाकर्मियों ने उसे लॉकर में रख दिया होगा, लेकिन जब सभी तिजोरियां खाली मिली तो राज प्रताप के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मेरा हार कहाँ है? उनकी दहाड़ पूरे बंगले में गूंज उठी। कमांडो तैनात हो गए, दरवाजे बंद कर दिए गए, हर कर्मचारी की तलाशी ली गई, लेकिन पिंक स्टार हवा में गायब हो चुका था। उधर डंपिंग ग्राउंड के संदाते में मुस्कान अपनी लोहे की छड़ी से कचरे के ढेर को कुरेद रही थी। अचानक कूड़े की एक नई गाड़ी वहां आकर पलटी। मुस्कान की नजर एक नीले रंग की छोटी सी चीज पर पड़ी, जो गंदगी के बीच भी अपनी चमक नहीं खो रही थी। उसने झुककर उसे उठाया। ये वही मखमली बॉक्स था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, एक ऐसी रोशनी फूटी जिसने मुस्कान की आंखों को चौंधिया दिया। वो गुलाबी हीरा पिंक स्टार गंदगी के ढेर में ऐसे चमक रहा था जैसे कीचड़ में कमल। मुस्कान को लगा कि ये कोई कांच का बड़ा खिलौना है जो किसी अमीर बच्चे ने फेंक दिया होगा। उसने उसे अपनी कमीज के पल्लू से पोंछा। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि मुस्कान का पूरा चेहरा गुलाबी रोशनी से भर गया। उसने झट से उसे अपनी बोरी के सबसे निचले हिस्से में छिपा दिया। उसे डर था कि अगर किसी और कबाड़ चुनने वाले ने इसे देख लिया तो वे इसे छीन लेंगे। अगली सुबह जब राज प्रताप के बंगले पर पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और जासूसों का जमावड़ा था, मुस्कान शहर की सबसे पुरानी कबाड़ की दुकान सेठ धनीराम के पास पहुंची। उसकी भूख अब बर्दाश्त के बाहर थी। उसने सोचा कि अगर इस खिलौने के बदले उसे कुछ 100 रुपए मिल जाएं, तो वो कई दिनों तक पेट भरकर खाना खा सकेगी। सेठ धनीराम एक चालाक और लालची बूढ़ा था, जिसकी नजरें हमेशा दूसरों को ठगने का मौका तलाश रही थी। मुस्कान ने दबी आवाज में कहा,
सेठ जी, कल रात एक चमकदार पत्थर मिला है, बहुत सुंदर है। क्या आप इसके बदले मुझे 1000 रुपए देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा पैर भी जख्मी है। मुस्कान ने कांपते हाथों से वो गुलाबी पत्थर सेठ की ओर बढ़ाया। धनीराम जैसे ही उस पत्थर को हाथ में लिया, उसकी रूह कांप गई। वो कबाड़ का काम करता था, लेकिन सोने और हीरे की परख उसे बखूबी मालूम थी। उसकी अनुभवी आंखों ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि वही पिंक स्टार है जिसकी चोरी की खबर सुबह के अखबारों में हेडलाइन बनी हुई थी। धनीराम के माथे पर पसीना आ गया। उसके मन में दो विचार आए, या तो वो इसे पुलिस को दे दे और इनाम पाए, या फिर इस लड़की को ठग कर इसे खुद रख ले। लालच जीत गया। उसने अपनी आवाज को कठोर बनाया और कहा, अरे हट, ये तो नकली कांच है जिसे पॉलिश किया गया है। आजकल के बच्चे ऐसे खिलौने सड़कों पर फेंक देते हैं। तू मुझे ठगने आई है? चल भाग यहाँ से। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सेठ जी, देखिए ये कितना चमक रहा है, कम से कम 500 ही दे दीजिए। धनीराम ने चिल्लाकर उसे डराया। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और कहूंगा कि तूने इसे चोरी किया है। पुलिस तुझे डंडों से पीटेगी और जेल में डाल देगी। पुलिस और जेल का नाम सुनते ही मुस्कान के पैर कांपने लगे। वो बिना कुछ बोले अपना हार वापस लेकर भाग खड़ी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो चीज इतनी सुंदर है वो बेकार कांच कैसे हो सकती है। वो भागते भागते एक सार्वजनिक नल के पास रुकी। वहां एक पुराना टेलीविजन लगा हुआ था जहां लोग जमा थे। खबर चल रही थी, देश का सबसे बड़ा हीरा चोरी, गवर्नर राज प्रताप का 11,000 करोड़ का हार गायब। स्क्रीन पर उस हीरे की तस्वीर दिखाई गई। मुस्कान की धड़कनें रुक सी गईं। टीवी पर दिख रहा वो पत्थर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी बोरी में रखा था। रिपोर्टर चिल्ला रहा था, गवर्नर ने ऐलान किया है कि जो भी इस हार को लौटाएगा उसे 100 करोड़ का इनाम मिलेगा। 100 करोड़! मुस्कान ने अपनी जिंदगी में 10,000 रुपए एक साथ नहीं देखे थे। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। जिस चीज को वो रोटी के टुकड़ों के लिए बेचना चाहती थी, वो उसकी 7 पुश्तों की भूख मिटा सकती थी। लेकिन उसे उस अपमानजनक दोपहर की याद भी आई। उसे याद आया कि कैसे उसी गवर्नर की बेटी ने उसे भिखारिणी और नीच कहकर धकेला था। मुस्कान एक गहरी दुविधा में फंस गई। एक तरफ उसका स्वाभिमान था और दूसरी तरफ उसकी बेइंतहा गरीबी। वो उस भीड़ से दूर एक सुनसान गली में जाकर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बोरी में हाथ डालकर उस हीरे को स्पर्श किया। वो पत्थर अब उसे भारी लगने लगा था। उसे लगा जैसे ये हीरा नहीं बल्कि एक मुसीबत है जो उसे मौत के घाट भी उतार सकती है। उसे डर था कि अगर वो महल वापस गई तो क्या वे उसे इनाम देंगे या फिर चोर समझकर सलाखों के पीछे डाल देंगे। उस रात मुस्कान ने एक दाना भी नहीं खाया, लेकिन वो पूरी रात जागती रही। शहर की ऊंची मीनारें उसे डरा रही थी। नियति का पहिया घूम चुका था। जिस लड़की को कल तक सड़क पर पानी नहीं मिला था, आज उसके पास पूरे शहर को खरीदने की ताकत थी। लेकिन वो ताकत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। अब मुस्कान के सामने केवल एक ही सवाल था, ईमानदारी या इंतकाम, या फिर बस अपनी जान बचाकर भाग निकलना। रात का सन्नाटा गहरा रहा था और मुस्कान का फैसला अभी बाकी था। रात का तीसरा पहर बीत चुका था, लेकिन मुस्कान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो शहर के एक पुराने और जर्जर फ्लाईओवर के नीचे सिमट कर बैठी थी, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही उंगलियां देखना मुश्किल था। चारों ओर एक भारी सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी कभी दूर मुख्य सड़क से आती तेज रफ्तार गाड़ियों की घरघराहट या किसी आवारा कुत्ते के रोने की आवाज तोड़ देती थी। उसकी फटी हुई बोरी, जो कल तक केवल रद्दी कागजों और प्लास्टिक की पिघली बोतलों का बोझ ढोती थी, आज 11,000 करोड़ की अमानत का भार सह रही थी। मुस्कान ने कांपते हुए धीरे से अपना हाथ बोरी के अंदर डाला। उसकी उंगलियों ने उस ठंडे और मखमली बॉक्स को छुआ। स्पर्श मात्र से ही उसके पूरे शरीर में एक बिजली जैसी सिहरन दौड़ गई। उसने उसे बाहर नहीं निकाला, क्योंकि उसे डर था कि इस अमावस्या जैसी काली रात में भी उस हीरे की अलौकिक चमक किसी शिकारी की गिद्ध जैसी नजरों को अपनी ओर खींच लेगी। मुस्कान के सामने अब जीवन का सबसे बड़ा और भयानक धर्म संकट खड़ा था। कुछ ही घंटों पहले उसने होटल के बाहर लगे एक टूटे हुए टीवी पर 100 करोड़ के इनाम की खबर देखी थी। 100 करोड़, ये शब्द उसके कानों में किसी जादुई मंत्र की तरह गूंज रहा था। उसने अपनी सूखी आंखों को बंद किया और कल्पना की, अगर मैं ये हार लौटा दूं तो क्या सच में वे मुझे इतने पैसे देंगे? क्या मैं फिर कभी कूड़े के ढेर में खाना नहीं ढूंढूंगी? क्या मेरे पास भी एक पक्का घर होगा जहां मॉनसून की बारिश में छत से गंदा पानी नहीं टपकेगा? क्या मैं भी साफ कपड़े पहनकर सिर उठाकर चल सकूंगी? लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग के पर्दे पर उस दोपहर का अपमानजनक दृश्य
किसी जलते हुए कोयले की तरह कौंध गया। उसे याद आया कि कैसे गवर्नर की बेटी नंदिनी ने उसे नीच, गंदी और अछूत कहकर धकेला था। वो नफरत भरी आवाज आज भी उसके कानों में शीशे की तरह पिघल रही थी। उसके मन के एक अंधेरे कोने से एक तीखी आवाज आई, क्यों लौटाऊं मैं इनका हार? इन्होंने तो मुझे एक जानवर से भी बदतर समझकर दुत्कार दिया था। आज इनके पूरे खानदान के अहंकार की चाबी मेरे इन गंदे हाथों में है। अगर मैं इस पत्थर को अभी इसी वक्त पास के गहरे गंदे नाले में फेंक दूं तो इनका सारा घमंड पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। जिस दौलत पर ये इतना इतराते हैं वो सदा के लिए कीचड़ में दफन हो जाएगी। बदले की ये भावना उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी, जैसे किसी प्यासे को खारा पानी मिल गया हो। लेकिन तभी उसे अपनी स्वर्गीय माँ की धुंधली सी सूरत याद आई। उसे याद आया वो वक्त जब वे दोनों फुटपाथ पर भूखे सोते थे और उसकी माँ अक्सर फटी हुई चादर में उसे समेटकर कहा करती थी, बेटी, गरीबी इंसान का लिबास और उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसकी नीयत को कभी मैला नहीं करना चाहिए। जिस दिन इंसान अपनी ईमानदारी का सौदा कर लेता है वो दुनिया का सबसे लाचार और गरीब भिखारी बन जाता है। हमारी गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है पर वो हमारी पहचान नहीं है। मुस्कान की आंखों से गर्म आंसू छलककर उसकी धूल भरी गालों पर गिर पड़े। उसने सोचा कि अगर वो आज इस हार को लालच में आकर छिपा लेती है या नफरत में आकर नष्ट कर देती है तो उसमें और उन पत्थर दिल रईसों में क्या फर्क रह जाएगा। वो भले ही एक सूखी रोटी के लिए तरसती है पर वो कोई अपराधी या चोर नहीं है। अभी वो इन ख्यालों के भंवर में डूबी ही थी कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे सूखी पत्तियों के चरमराने की आहट सुनाई दी। उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। दो काले साए दबे पांव उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये वही कबाड़ चुनने वाले थे जो अक्सर उस इलाके में अपना इलाका बांट कर रखते थे। उनमें से एक का नाम कल्लू था जो अपनी क्रूरता और नशे की लत के लिए बदनाम था। कल्लू ने मुस्कान को फ्लाईओवर के खंबे से टिककर अकेले बैठे देखा तो उसकी चाल में एक शिकारी जैसी धीमी गति आ गई। ए मुस्कान, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही है और अपनी इस बोरी को ऐसे अपनी छाती से क्यों जकड़ रखा है जैसे इसमें पारस पत्थर छिपा हो? कल्लू की आवाज में एक डरावनी खनक और शक साफ झलक रहा था। मुस्कान का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने अपनी बोरी को और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने फटे कुर्ते के नीचे छिपाने की कोशिश की। कुछ नहीं कल्लू भाई, बस नींद नहीं आ रही थी। तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की पर उसकी घबराहट उसकी कांपती सांसों से जाहिर हो रही थी। कल्लू का साथी जो देशी शराब के नशे में झूम रहा था खिसियानी हंसी हंसा और बोला, सुना है कल रात से पूरे शहर की पुलिस एक हार के पीछे पागल है। कबाड़ की हर दुकान पर छापे पड़ रहे हैं, सेठों के तोते उड़े हुए हैं। कहीं तुझे तो वो चमकता खिलौना नहीं मिल गया? मुस्कान ने पूरी हिम्मत जुटाकर मजबूती से मना किया। मुझे क्या मिलेगा? मैं तो कल दोपहर से उस रईस इलाके से धक्के खाने के बाद भूखी प्यासी इसी फ्लाईओवर के नीचे पड़ी हूँ। कल्लू को अब पूरा यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। उसने मुस्कान की ओर एक हिंसक कदम बढ़ाया और अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला। अपनी बोरी दिखा, अगर इसमें कुछ नहीं है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। दिखा हमें, वरना अंजाम बुरा होगा। मुस्कान पीछे हटने लगी लेकिन उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो संतुलन खोकर गिर पड़ी। बोरी उसके हाथ से छूटकर थोड़ी दूर जा गिरी। कल्लू एक भूखे भेड़िए की तरह बोरी की ओर लपका। मुस्कान ने अपनी सारी शारीरिक शक्ति बटोरकर कल्लू का पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगी। नहीं, ये मेरा है, इसे हाथ मत लगाओ, वो पूरी ताकत से चिल्लाई। कल्लू ने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। मुस्कान का सिर खंबे से जा टकराया और उसे तारे नजर आने लगे। कल्लू ने जैसे ही बोरी खंगाली और वो गहरा नीला मखमली बॉक्स उसके हाथ लगा, उसकी आंखें लालच से लगभग बाहर निकल आईं। उसने जैसे ही बॉक्स का ढक्कन खोला, उस फ्लाईओवर के नीचे के घुप अंधेरे में एक दिव्य गुलाबी रोशनी फूट पड़ी। अबे, ये तो वही है, बिल्कुल वही पिंक स्टार। कल्लू, हमारी तो 7 पुश्तें तर जाएंगी। कल्लू का साथी भी खुशी से पागल होकर पास आ गया। भाई, अब हम राजा हैं, इस शहर पर हमारा राज होगा। मुस्कान ने अभी हार नहीं मानी थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि ये हार अगर इन दरिंदों के हाथ लग गया तो ये इसे किसी छोटे स्मगलर को बेच देंगे या इसे टुकड़ों में बांट देंगे और वो कभी वापस नहीं मिल पाएगा। वो बिजली की फुर्ती से उठी और पास पड़ा एक भारी नुकीला पत्थर उठाकर पूरी ताकत से कल्लू के हाथ पर दे मारा। पत्थर सटीक निशाने पर लगा। दर्द से कराहते हुए कल्लू के हाथ से बॉक्स छूटा और सीधे सड़क किनारे एक ढलान वाले नाले की ओर लुढ़क गया। पकड़ो इसे, जाने मत देना, कल्लू चिल्लाया। अंधेरे और ढलान का फायदा उठाकर मुस्कान ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो ढलान पर लुढ़कते हुए नाले की ओर झपटी और कीचड़ में हाथ डालकर वो बॉक्स वापस छीन लिया। इसके पहले कि कल्लू उसे पकड़ पाता, वो फ्लाईओवर के नीचे की कंटीली झाड़ियों और संकरी गलियों में ओझल हो गई। कल्लू और उसका साथी उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे, लेकिन मुस्कान को इन अंधेरी गलियों, सीवरों और छिपने के छेदों का एक चूहे की तरह अंदाजा था। वो रेंगते हुए एक बंद पड़े पुराने सीवर पाइप के अंदर घुस गई। बाहर कल्लू की भद्दी गालियां और जान से मारने
मारने की धमकियां गूंज रही थीं। कहाँ जाएगी बचकर? सुबह होते ही तुझे ढूंढकर इस हार के साथ इसी मिट्टी में दफन कर दूंगा। सीवर पाइप के अंदर की सड़ांध और बदबू असहनीय थी, लेकिन मुस्कान के लिए वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। उसने वहीं घुटनों में सिर देकर खुद को संभाला। उसके हाथ पांव डर और कमजोरी से कांप रहे थे। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि ये हीरा केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक चलता फिरता मौत का वारंट है। जैसे जैसे सुबह की पहली मटमैली किरण फूट रही थी, मुस्कान ने एक अटूट फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो यहाँ और रुकी तो कल्लू के गुंडे या इनाम के लालची लोग उसे मार डालेंगे। उसे अब बिना पल गंवाए सीधे राज प्रताप पैलेस पहुंचना ही होगा। वो कीचड़ से सनी हुई पाइप से बाहर निकली और अपना चेहरा सड़क की धूल और कालिक से और ज्यादा मल लिया, ताकि उसे कोई पहचान न सके। वो मुख्य सड़क की ओर बढ़ी। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां तेज सायरन बजाती हुई इधर उधर दौड़ रही थीं। शहर के हर बिजली के खंभे और दीवार पर गवर्नर का चेहरा और इनाम की भारी राशि वाले बड़े बड़े पोस्टर चस्पा थे। लोग चाय की दुकानों पर केवल उसी हीरे की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये किसी बड़े गैंग का काम है, तो कोई कह रहा था कि ये सब दिखावा है। मुस्कान ने देखा कि कैसे एक छोटे से पत्थर के टुकड़े ने पूरे शहर के सुकून को छीन लिया था। जब मुस्कान राज प्रताप पैलेस की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पहुंची तो वहां का नजारा युद्ध क्षेत्र जैसा था। सुरक्षा घेरा 10 गुना बढ़ा दिया गया था। पुलिस हर एक रेहड़ी पटरी वाले और भिखारी को पकड़ पकड़ कर थाने ले जा रही थी। मुस्कान ने बड़ी चालाकी से अपनी बोरी को एक पुराने गंदे और फटे हुए टाट के कपड़े में लपेट लिया, ताकि देखने वालों को वो केवल कूड़े का एक बेकार ढेर लगे। उसके मन में अभी भी एक डर का कांटा चुभ रहा था। अगर मैं गेट पर पहुंची और उन्होंने मुझे बिना सुने ही गोली मार दी तो? अगर उन्होंने इनाम देने के बजाय मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल के काल कोठरी में डाल दिया तो? तभी उसकी नजर पैलेस के गेट पर पड़ी। गवर्नर राज प्रताप अपनी सुरक्षा के घेरे में बाहर निकल रहे थे। मुस्कान ने गौर किया कि कल का वो अहंकारी चेहरा आज पूरी तरह टूट चुका था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उनमें एक अजीब सी बेबसी थी। उनके पीछे नंदिनी थी जो लगातार रो रही थी। मुस्कान को पहली बार महसूस हुआ कि इतनी विशाल दौलत और सत्ता होने के बावजूद ये लोग कितने लाचार थे। उसे अपनी फकीरी पर एक गर्व महसूस हुआ, क्योंकि कम से कम उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और उसकी आत्मा पूरी तरह साफ थी। मुस्कान ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपनी फटी हुई चप्पलें वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे छोड़ दी। वो नंगे पांव सिर झुकाए और अपनी बोरी को सीने से लगाए उस विशाल स्वर्ण जड़ित गेट की ओर बढ़ने लगी। उसे पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी का फैसला करेंगे। या तो वो एक नया सवेरा देखेगी या फिर हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। उसके हाथ में वो छोटा सा मखमली बॉक्स अब उसे किसी दहकते हुए सूरज की तरह महसूस हो रहा था। उसने ईश्वर को याद किया और गेट की ओर कदम बढ़ा दिए, जहाँ गार्ड्स की बंदूकें और उनकी सख्त नजरें उसे फिर से दुत्कारने के लिए तैयार थीं। लेकिन आज मुस्कान की आंखों में वो चमक थी जो केवल सत्य की शक्ति से आती है। उसने मन ही मन खुद से कहा, साहब, आपकी अमानत एक ऐसी लड़की के पास है जिसे आपने इंसान तक नहीं समझा था, और आज वही लड़की आपकी दुनिया बचाने आई है। सूरज अब आसमान के बीचों बीच आ चुका था और उसकी तपिश सीधे उन कंक्रीट की सड़कों पर उतर रही थी जहां मुस्कान नंगे पैर खड़ी थी। राज प्रताप पैलेस का वो विशाल स्वर्ण जड़ित गेट आज किसी अभेद्य किले के द्वार जैसा लग रहा था। गेट के दोनों ओर आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तैनात थे, जिनकी सख्त नजरें हर गुजरने वाले को शक के घेरे में देख रही थीं। मुस्कान ने अपनी फटी हुई बोरी को सीने से और भी कसकर चिपका लिया। उसके भीतर डर का एक समंदर हिलोरे ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता थी जो केवल उस व्यक्ति के पास होती है जिसने मौत और अपमान को बहुत करीब से देखा हो। जैसे ही वो गेट की ओर बढ़ी, एक भारी आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। ए लड़की, कहाँ मरी जा रही है? पीछे हट, ये तेरे जैसे भिखारियों के बैठने की जगह नहीं है। ये वही हेडगार्ड था जिसने कल उसे धक्के मारकर नाले में गिराया था। आज उसकी बंदूक की नली मुस्कान की ओर तनी हुई थी। मुस्कान ने अपनी सूखी जीभ से होठों को भिगोया और कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मुझे गवर्नर साहब से मिलना है। उनके लिए एक बहुत जरूरी चीज लाई हूं। गार्ड जोर से हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता और उपहास था। गवर्नर साहब तेरे जैसे कूड़ा बीनने वालों से मिलेंगे? जा, अपनी बोरी लेकर किसी दूसरी गली में जा, वरना अभी हवालात की सैर करा दूंगा। यहाँ पहले ही हीरे की चोरी को लेकर कोहराम मचा है और तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर फिर आ गई। मुस्कान ने पीछे हटने के बजाय अपनी बोरी के अंदर हाथ डाला और उस नीले मखमली बॉक्स का एक कोना बाहर निकाला। सूरज की सीधी किरण जैसे ही उस बॉक्स पर पड़ी, उसमें से एक ऐसी दिव्य गुलाबी चमक निकली जिसने गार्ड की आंखों को चुंधिया दिया। गार्ड का हाथ अपनी बंदूक पर ढीला पड़ गया और उसकी हंसी उसके गले में ही फंस गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो वही बॉक्स है, उसने हकलाते हुए कहा।
कुछ ही सेकंड के भीतर पूरे गेट पर अफरा तफरी मच गई। वॉकी टॉकी पर संदेश गूंजने लगे, सस्पेक्ट मिल गया है, गेट नंबर 1 पर आओ। मुस्कान को घेर लिया गया। उसे किसी अपराधी की तरह नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी पहेली की तरह देखा जा रहा था। उसे सुरक्षा के घेरे में सीधे बंगले के मुख्य हॉल की ओर ले जाया गया। वही हॉल जहां कल रात रईसों का जमावड़ा था, आज वहां सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ था। जैसे ही मुस्कान ने उस आलीशान हॉल में कदम रखा, उसकी फटी हुई चप्पलों के बिना उसके नंगे और धूल भरे पैरों के निशान उन महंगे ईरानी कालीनों पर छपने लगे। हॉल के बीचों बीच राज प्रताप सिंह एक सोफे पर सिर झुकाए बैठे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखों की लाली बता रही थी कि वे पूरी रात सोए नहीं थे। पास ही नंदिनी बैठी थी, जिसकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही पुलिस अधिकारी ने मुस्कान को उनके सामने पेश किया, राज प्रताप उछलकर खड़े हो गए। क्या ये वही लड़की है? क्या इसके पास मेरा हार है? उनकी आवाज में उम्मीद और गुस्से का मिला जुला स्वर था। मुस्कान ने बिना कुछ बोले अपनी बोरी से वो बॉक्स निकाला और उसे सामने रखी कांच की मेज पर रख दिया। हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। राज प्रताप ने कांपते हाथों से बॉक्स खोला। जैसे ही पिंक स्टार की चमक ने पूरे कमरे को रोशन किया, नंदिनी की चीख निकल गई। पापा, मेरा हार, ये मिल गया। राज प्रताप ने हार को चूमा और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मुस्कान की ओर देखा, जो वहां एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। तुम वही लड़की हो जिसे कल नंदिनी ने बाहर निकाला था? तुम्हें ये हार कहाँ मिला? क्या तुमने इसे चुराया था? पुलिस अधिकारी ने तुरंत अपनी डायरी निकाली। साहब, हमें लगता है कि ये किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है। एक भिखारिणी के पास इतना कीमती हार होना नामुमकिन है। हमें इसे रिमांड पर लेना चाहिए, शायद इसके और भी साथी हों। मुस्कान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक तेज था। साहब, अगर मैं चोर होती तो आज यहाँ नहीं आती। मैं इसे कबाड़ वाले को 1000 रुपए में बेच सकती थी, या इसे नाले में फेंककर आपका घमंड तोड़ सकती थी। लेकिन मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि गरीब होना गुनाह नहीं, बेईमान होना गुनाह है। ये आपकी अमानत थी जो मुझे कूड़े के ढेर में मिली। मैं बस इसे लौटाने आई थी क्योंकि ये मेरा नहीं है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। राज प्रताप, जो खुद को इस शहर का भगवान समझते थे, आज उस छोटी सी लड़की के सामने खुद को बहुत बौना महसूस कर रहे थे। नंदिनी भी स्तब्ध थी। उसे कल का अपना व्यवहार याद आ रहा था, जब उसने मुस्कान को अछूत कहा था। आज वही अछूत लड़की उसकी सबसे बड़ी खुशी और उसके पिता की प्रतिष्ठा बचाकर ले आई थी। राज प्रताप धीरे से मुस्कान के पास आए। उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान सहज भाव से पीछे हट गई। उसे अभी भी वो धक्का याद था। राज प्रताप ने अपना सिर झुका लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हें इंसान नहीं समझा, लेकिन आज तुमने इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। तुमने 11,000 करोड़ की दौलत को ठुकराकर अपनी ईमानदारी को चुना है। ये कोई साधारण बात नहीं है। तभी नंदिनी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने मुस्कान के हाथ पकड़े, वही हाथ जो मिट्टी और कालिक से सने हुए थे। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। तुम सच में हम सब से बहुत अमीर हो। राज प्रताप ने पुलिस अधिकारियों को बाहर जाने का इशारा किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और घोषणा की। पूरे शहर ने सुना था कि हार लौटाने वाले को 100 करोड़ का इनाम मिलेगा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि इस लड़की की ईमानदारी की कीमत 100 करोड़ भी नहीं हो सकती। मुस्कान, मैं तुम्हें केवल इनाम नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मुस्कान ने सादगी से कहा, साहब, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। बस अगर आप मुझे 2 वक्त की रोटी और इज्जत से रहने का कोई छोटा सा काम दे दे तो मेरे लिए वही 100 करोड़ के बराबर होगा। राज प्रताप मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में आज अहंकार नहीं बल्कि स्नेह था। नहीं बेटा, अब तुम काम नहीं करोगी। आज से तुम इस शहर की सबसे सम्मानित बेटी मानी जाओगी। मैं तुम्हें 100 करोड़ की नगद राशि, शहर के पौश इलाके में एक आलीशान बंगला और तुम्हारी सुरक्षा के लिए गार्ड्स दूंगा। तुम अब कभी कचरा नहीं चुनोगी। मुस्कान सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो शब्द कल तक उसके लिए किसी दूसरी दुनिया के थे, आज उसकी हकीकत बनने जा रहे हैं। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि ये तो केवल शुरुआत थी। रईसी की इस नई दुनिया में कदम रखने के बाद उसके सामने और भी कई चुनौतियां आने वाली थी। क्या वो इस दौलत के बीच अपनी सादगी बचा पाएगी? और क्या शहर के अन्य रईस उसे अपने बीच स्वीकार करेंगे? राज प्रताप ने तुरंत अपने सचिव को बुलाया। अभी के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि पिंक स्टार वापस मिल गया है, और उसे वापस लाने वाली कोई महान हस्ती नहीं बल्कि ये छोटी सी बहादुर लड़की मुस्कान है। आज से मुस्कान का नया जीवन शुरू होता है। मुस्कान ने हॉल की बड़ी कांच की खिड़की से बाहर देखा।
सूरज अभी भी तप रहा था, लेकिन अब उसे वो धूप चुभ नहीं रही थी। उसे लगा जैसे उसकी माँ स्वर्ग से उसे देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। उसने अपनी फटी हुई बोरी को वहीं हॉल के एक कोने में छोड़ दिया। ये उसके पुराने जीवन का अंतिम अवशेष था। वो एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार थी, जहाँ सम्मान और संपत्ति उसका इंतजार कर रहे थे। शहर के सबसे पॉश इलाके जूहू हिल्स के एक विशाल सफेद बंगले के बाहर आज फूलों की महक और बच्चों की खिलखिलाने की आवाजें गूंज रही थीं। ये बंगला किसी राजनेता या फिल्मी सितारे का नहीं था, बल्कि ये उस लड़की का था जिसे कल तक दुनिया कूड़ा बीनने वाली कहकर दुत्कारती थी। मुस्कान की जिंदगी रातों रात बदल चुकी थी। राज प्रताप सिंह ने अपना वादा निभाया था। मुस्कान अब करोड़ों की संपत्ति, शानदार गाड़ियों और एक आलीशान महल की मालकिन थी। लेकिन इस चमक धमक वाली दुनिया में कदम रखने के बाद भी मुस्कान के भीतर कुछ ऐसा था जो अभी भी उन तंग गलियों और भूखे चेहरों से जुड़ा हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे भारत में मुस्कान एक नेशनल हीरो बन चुकी थी। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें दे रहे थे, लेकिन मुस्कान के लिए ये सब एक सपने जैसा था। पहले कुछ दिन उसे रेशमी गद्दों पर नींद नहीं आई। उसे आदत थी सख्त जमीन की और ऊपर खुले आसमान की। उसे जब चांदी की थाली में 56 भोग परोसे जाते तो उसका गला रुंध जाता। उसे याद आता कि इसी शहर के किसी कोने में कोई बच्चा आज भी बासी रोटी के एक टुकड़े के लिए तड़प रहा होगा। उसे अपनी अमीरी में एक अजीब सी कसक महसूस होने लगी। एक सुबह मुस्कान ने अपनी कीमती रेशमी साड़ी को उतारकर एक साधारण सूती सूट पहना। उसने अपने मैनेजर और सुरक्षा गार्ड्स को बुलाया। राज प्रताप सिंह ने उसकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक तैनात किए थे, लेकिन मुस्कान ने उनसे कहा, आज मुझे किसी मॉल या पार्टी में नहीं जाना, मुझे वहां ले चलो जहां से मैं आई हूँ। मैनेजर हैरान था। मैडम, आप फिर से उन गंदी बस्तियों में क्यों जाना चाहती हैं? अब आपकी हैसियत बदल चुकी है। मुस्कान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरी हैसियत ईश्वर ने बदली है ताकि मैं उनकी हैसियत बदल सकूं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। जब मुस्कान अपनी आलीशान BMW कार से उस फ्लाईओवर के नीचे पहुंची जहां वो कभी सोती थी, तो वहां सन्नाटा छा गया। लोग उस चमकती हुई गाड़ी को देख रहे थे। जैसे ही मुस्कान कार से बाहर निकली, उन लोगों ने उसे पहचान लिया। वही कबाड़ चुनने वाले, वही छोटे बच्चे जो कचरे में खिलौने ढूंढते थे, सब उसे घेर कर खड़े हो गए। मुस्कान ने देखा कि कल्लू, जिसने उस रात उसे मारने की कोशिश की थी, डर के मारे एक कोने में छिपा हुआ था। मुस्कान उसके पास गई। कल्लू कांपने लगा। उसे लगा कि अब मुस्कान पुलिस से उसे पकड़वाएगी, लेकिन मुस्कान ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और कल्लू की ओर बढ़ाया। ये क्या है मैडम? कल्लू ने हकलाते हुए पूछा। इसमें तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कुछ पैसे हैं कल्लू भाई, मुस्कान ने कहा। तुम चोरी और नशा छोड़ दो। मैंने तुम्हारे और इन सब लोगों के लिए एक छोटा सा कारखाना खोलने का फैसला किया है, जहां तुम सम्मान के साथ काम कर सको। कल्लू की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कान के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने उसे रोक दिया। उसने महसूस किया कि असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि किसी का जीवन बदलने में है। मुस्कान ने अपनी 200 करोड़ की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ईमानदारी ट्रस्ट के नाम कर दिया। उसने शहर के हर कोने में मुस्कान भोजनालय खुलवाए, जहां किसी भी गरीब को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। उसने उन बच्चों के लिए स्कूल बनवाए जो कल तक केवल बोरी ढोना जानते थे। वो खुद उन स्कूलों में जाती, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाती और उन्हें कहानियां सुनाती। लोग अब उसे केवल मुस्कान नहीं, बल्कि आदर के साथ मैडम मुस्कान पुकारने लगे। एक दिन राज प्रताप सिंह और नंदिनी मुस्कान के बंगले पर उससे मिलने आए। राज प्रताप ने देखा कि मुस्कान के घर में कोई फालतू दिखावा नहीं था। उसके ड्राइंग रूम में एक फ्रेम लगा था, जिसमें वो पुरानी फटी हुई जूट की बोरी रखी थी, जिसे लेकर वो महल के गेट पर आई थी। राज प्रताप दंग रह गए। बेटा, तुमने इस पुरानी याद को यहाँ क्यों रखा है? उन्होंने पूछा। मुस्कान ने विनम्रता से उत्तर दिया, साहब, ये बोरी मुझे याद दिलाती है कि मैं कहाँ से आई हूँ। ये मेरा घमंड टूटने नहीं देती। ये मुझे बताती है कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उन हाथों से होती है जो दूसरों की मदद के लिए उठते हैं। नंदिनी, जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी, मुस्कान के गले लग गई। उसने मुस्कान से समाज सेवा की कला सीखनी शुरू कर दी। जिस नंदिनी को गरीबों से नफरत थी, आज वो मुस्कान के साथ मिलकर झुग्गी झोपड़ियों में दवाइयाँ बांट रही थी। धीरे धीरे मैडम मुस्कान का
नाम केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहा। उनकी ईमानदारी की कहानी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की गई। बड़े बड़े उद्योगपति उनके ट्रस्ट में दान देने के लिए कतार लगाने लगे। मुस्कान ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो एक भिखारिणी भी पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। कहानी की अंतिम पड़ाव पर मुस्कान को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो मंच पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। उसने अपने भाषण में केवल एक बात कही, दुनिया में सबसे महंगा हीरा पिंक स्टार नहीं है, बल्कि वो ईमानदारी है जो हर इंसान के दिल के भीतर छिपी होती है, बस उसे धूल से बाहर निकालने की जरूरत है। उस रात पुरस्कार लेकर जब मुस्कान वापस घर लौटी तो उसने अपनी बालकनी से चमकते हुए शहर को देखा। उसे लगा कि उसकी माँ तारों के बीच से उसे देख रही है। मुस्कान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माँ, देखो तुम्हारी बेटी ने अपनी नीयत मैली नहीं होने दी। हवा में एक सुकून था और शहर की उन अंधेरी गलियों में अब मुस्कान के नाम का उजाला फैल चुका था। मुस्कान अब केवल एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। एक ऐसा आंदोलन जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की उस नफरत भरी दीवार को ढहा दिया था जिसे सालों से अहंकार ने खड़ा किया था। और इस तरह एक मामूली सी लड़की ने अपनी असाधारण ईमानदारी से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया।